ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक़ की। ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक़ की, मगर आज किश्ते सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन। कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को। क्या बात है। कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को, कि गज़ल हुई तो शऊर में वही खस्तगी है वही थकन। एक दोहा है कि ताल सूख पत्थर भये हंस कहीं ना जाए। ताल सूख पत्थर भये हंस कहीं ना जाए, पिछली प्रीत के कारणे कंकर चुन चुन खाए। ये हिज्र का, विरह का, फिराक का दुख है जो किसी शायर के दिल में दीवारों पर इस तरह जम जाता है जैसे सीलन अपने निशान बनाती है। शायद इसीलिए साहिर होशियारपुरी ने कहा था कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। माफ़ कीजिएगा, हफीज़ होशियारपुरी ने कहा था। फिराक कहते हैं ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। या फिर ये शोखी और शरारत से लबरेज शेर कि बहुत हसीन है दोशीज़गी ये हुस्न, मगर अब आ गए हो तो आओ तुम्हें ख़राब करें। अब ऐसे विसाल को फिराक कौन कह सकता है। हिज्र की रात के सितारे यानी फिराक गोरखपुरी को, उनके बारे में मुझ जैसे किसी तालिब इल्म को कुछ भी कहने का हक़ हासिल नहीं, जब यहाँ मोहतरम शमीम हनफ़ी साहब बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी से हमारा ही नहीं उन तमाम हाज़रीन का हौसला बढ़ता है जो इस तरह की महफ़िलों में शामिल ही इसलिए होते हैं कि आप जैसी हमाजहत शख्सियत की मौजूदगी से फैज़ हासिल कर सकें। आप उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों में लिखे जा रहे अदब पर भी गहरी नज़र रखते हैं। फिराक को आपने जिस अंदाज से देखा, पढ़ा और समझा है वो कई अहम नक्कादों से यकसर मुख्तलिफ और मुनफरिद है। आपके साथ हैं मोहतरमा दीपा बगाई। आप उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखती हैं और शायरी की दिलदादा हैं। आपका ताल्लुक़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रहा है और फ़िलहाल यूएनओ से वाबस्ता हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हाज़रीन से रूबरू हों और गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। दीपा बगाई जी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आज की इस खूबसूरत और खुशगवार सुबह और यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात को दीपा बगाई का आदाब। कल शाम को जब हम लोग इस जश्न से रुखसत हुए तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई गुनगुना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर एक कोई मसरत, इस जश्न की मसरत को एक छोटी सी पोटली में बांध के अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। इस दीवाने ख़ास जो इसका नाम दिया गया है, इसमें आज की महफ़िल का आगाज़ हम कर रहे हैं उर्दू के अज़ीम शायर फिराक गोरखपुरी पर एक गुफ्तगू के साथ। प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद, उर्दू के बड़े शायर और नक्काद। उर्दू शायरी में नई आवाज़ थी, लेकिन ये भी है कि ज़िंदगी की तलखियों ने फ़िराक को उदास और तन्हा बना दिया था। उनकी शायरी में रात, अंधेरा, इसके बहुत से ज़िक्र मिलते हैं। और लेकिन उस अंधेरे में से हुस्न की वो किरण फूटी जिसने फ़िराक को हिज्र की रात का सितारा बना दिया, जो आज हमारी महफ़िल का उन्वान है। रोशन चमकते सितारे के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब। प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब का हम इस महफ़िल में इस्तकबाल करते हैं। और फ़िराक साहब के बारे में बहुत सारे सवाल जहन में तैर रहे हैं। अब ऐसा है कि प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब का जहाँ तक फ़िराक साहब का मामला है तो कुछ गूगल की तरह हैं कि एक छोटा सा सवाल करिए और बहुत सारे और बहुत गहरे जवाब मिल जाएंगे। तो ये है कैफियत प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब की। तो बातचीत का सिलसिला मैं खुद शुरू कर देता हूँ यहाँ से कि इसकी सेशन को का जो टाइटल मुकर्रर किया गया है
वो हिजर की रात का सितारा, मैं वहीं से बात करता हूँ। अव्वल तो हिजर का जिक्र किया था नोमान ने भी अपने इंट्रोडक्टरी कलमात में, तो मुझे फ़िराक साहब का एक शेर अचानक याद आया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि फ़िराक साहब की बातें ज़्यादा हों यहाँ में, और ये कि उनके अशार जो मुझे पसंद है, ये सब कुछ। मसलन एक शेर जो मुझे फ़ौरन याद आया, इसका टाइटल तो देखिए नासिर काज़मी का है। नासिर काज़मी की मशहूर गज़ल है जो फ़िराक साहब से बहुत इंस्पायर्ड थे, और एक तरीके से नई गज़ल की जो बुनियाद डालने वालों में पहला नाम जिनका लिया जाता है नासिर काज़मी का। उनकी ये गज़ल ये है कि वो हिजर की रात का सितारा, वो हम सुखन हम नफस हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। तो लेकिन उसी से हिजर की रात का सितारा लिया गया है। लेकिन फ़िराक साहब के यहाँ हिजर जो है और रात, ये दोनों एक मुस्तकिल सिम्बल्स की हैसियत रखते हैं। मुझे उस वक्त जब नोमान तारुफ़ करा रहे थे तो मुझे एक शेर याद आया। शेर ये था कि तेरा विसाल बड़ी चीज़ है मगर है दोस्त, तेरा विसाल बड़ी चीज़ है मगर है दोस्त, विसाल को मेरी दुनियाए आरज़ू न बना, विसाल को मेरी दुनियाए आरज़ू न बना। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि फ़िराक साहब के यहाँ, अच्छा ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल एक, मैं चाहता हूँ दीपा जी गैर रस्मी अगर आप इजाज़त दें तो बातें करूँ, जहाँ से जो बात याद आ जाएगी वो करेंगे। कोई बहुत ही उसका एकेडमिक और कोई उसका पैटर्न उस तरह का मैं नहीं बनाना चाहता। बेशक फ़िराक साहब को नींद बहुत कम आती थी, और ज़ाहिर है कि अक्सर रातों में जागते रहने का जिक्र उन्होंने अपनी शायरी में भी बार बार किया है। बल्कि एक शेर में तो उन्होंने कहा है कि थी एक उचटती हुई नींद ज़िंदगी उसकी, फ़िराक को न जगाओ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। वाह। और अंधेरे का जिक्र, रात का जिक्र, जागते रहने का जिक्र, ये उनकी शायरी में बहुत मिलता है। मसलन अपनी एक बहुत मशहूर गज़ल में, तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, ये सुकूत नाज ज़बां ज़बां, ये निगाह नाज सुखन सुखन, उसको ख़त्म उन्होंने इस पर किया है कि उसके बहुत मशहूर शेर हैं, बहुत अच्छे शेर हैं। कोई मेरी आँख से देखता तेरी बज़्म नाज की वो सतें, वो हर एक गोशा मका मका, वो हर एक लम्हा ज़मन ज़मन, कफ़े पा से ता सरे नाजनी, कई आँखें खुलती झपकती, श्रृंगार का शेर है ये। कई आँखें खुलती झपकती हैं कि तमाम मस्कने आहुआ है दमे खुमार तेरा बदन। और उसके बाद उसी गज़ल का आखिरी शेर है कि ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक की, ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक की, मगर आज किश्ते सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन। और उससे पहले वाला शेर ये है कि कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को, क्या बात है, कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को, कि गज़ल हुई तो शऊर में वही खस्तगी है वही थकन। तो ये गोया कि फ़िराक साहब के लिए रात जो थी वो सोने के लिए नहीं थी, वो रात जागने के लिए थी, जब उनके एहसास जागते रहते थे। और कहना चाहिए कि वो पूरी एक ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, और वो इसी कैफियत के साथ उन्होंने गुजार दी। तो ये उनका एक था, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहलू में, यूनिवर्सिटी के कुछ बंगले बने हुए हैं, बैंक रोड उसको कहा जाता है। 8/4 बैंक रोड उनका मकान था, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। उसी में वो रहते थे। सामने लॉन था, लॉन में एक छोटा सा हाउस बना हुआ था, इसमें रंगीन मछलियाँ पली हुई थी किसी ज़माने में। हरसिंगार का एक पेड़ था वहाँ पर, एक आंवले का दरख्त था, सामने एक मैदान था, उस मैदान के उस पार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हिस्टोरियन रहा करते थे। और इधर ज़रा प्रयाग के स्टेशन की तरफ बढ़िए तो सीधे हाथ को वहाँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बातें कर लूँ, उसके बाद आपकी बातें मैं सुनता रहूँगा जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उधर डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहते थे, और ये रहती थी हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी जी भी उनकी पड़ोसी थी, और राम कुमार वर्मा साहब भी रहते थे। ये माहौल था फ़िराक साहब जहाँ रहते थे। उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक नज़्म में भी किया है। अपनी एक नज़्म में, देखिए नज़मों का जिक्र उनके कम होता है, लेकिन उनकी 2 नज़में ऐसी हैं जिनका उर्दू नज़्म की तारीख़ में हमेशा जिक्र किया जाना चाहिए। एक नज़्म है परछाइयाँ, दूसरी नज़्म है आधी रात। आधी रात में उन्होंने मिसाल के तौर पर देखिए वो छोटी छोटी बातें किस तरह करते थे। एक नज़्म में कहते हैं, तमोलियों की दुकानें कहीं कहीं हैं खुली, कुछ ऊँगती हुई बढ़ती हैं शाहराहों पर,
सवारियों के बड़े घुंघरुओं की झनकारें। क्या बात है, क्या बात। खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, दुल्हन हो जैसे हया की सुगंध से बोझल, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिड़काएं, कि जैसे सैकड़ों बददेवियों ने झूले पर अदाए खास से एक साथ बाल खोल दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ईश्वर इसके इसी के आगे का बंद है। करीब चांद के बंडला रही है एक चिड़िया, भंवर में नूर की करवट से जैसे नाव चले, कि जैसे सीने शायर में कोई ख्वाब पले, वो ख्वाब सांचे में जिसके नई हयात ढले, वो ख्वाब जिससे पुराना निज़ाम गम बदले। ये उसी के अशार। और फिर उसी में ये मिसरे आते हैं कि ज़माना कितना लड़ाई को रह गया होगा, मेरे ख्याल में अब एक बज रहा होगा। हाँ, ये तो रात की मुख्तलिफ कैफियतों का फ़िराक ने जिस तरीके से जिक्र किया है अपने यहाँ गज़लों में, नज़मों में, वो बहुत गैर मामूली बात है। और ज़ाहिर है कि उसकी गूंज हमारे यहाँ एक बार तो इंडियन पार्लियामेंट में भी सुनाई दी थी। जिस ज़माने में चंद्रशेखर यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो एक किसी मौके पर कोई बहस हो रही थी, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि साहब बहुत ख़राबियाँ हैं इस मुल्क में, बहुत कमज़ोरियाँ हैं, और आजकल तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो तारीख़ जो करवट ले रही है वो हम सब के लिए बहुत परेशानी की बातें हैं। लेकिन उसमें एक शेर उन्होंने पढ़ा और फिराक का शेर था। शेर ये था, इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात, बहुत उदास है रात। तो रात का जिक्र और एक हिजर का जिक्र बहुत और है। ये तो बहुत है। तो उनकी शायरी में जो ये बहुत सारी नई तस्वीरें देखने को मिली और लफ्ज़ों के नए नए तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें किस तरह के उनके और शायरों का कैसे उन पे असर दिखाई दिया, और जो उन्होंने और चीज़ें भी लिखी शायरी के अलावा, जैसे आपने जिक्र किया नज़्म, रुबाइयाँ और भी बहुत कुछ लिखा, तो क्या मतलब उनकी जो एक इब्तिदाई ज़िंदगी थी उससे कैसे उनको उर्दू में दिलचस्पी हुई, कैसे ये उनकी रवायत का हिस्सा बने, ये इस पे आप ये तो कुछ देखिए रोशनी ऐसा है डालें। कि फ़िराक साहब का ताल्लुक़ गोरखपुर के एक कायस ख़ानदान से, जहाँ के प्रोफेसर काजी अफजल हुसैन रहने वाले हैं, जा रहे हैं हमारे दोस्त, वहाँ के रहने वाले थे वो। और वहाँ एक इलाका है बनवार पार कहलाता है वो इलाका, जहाँ इनका ख़ानदान, लक्ष्मी भवन तो उनके घर का नाम था जो गोरखपुर में उनके वालिद ने बनवाया था। उनके वालिद थे मुंशी गोरख प्रसाद इबरत। उस ज़माने कायस ख़ानदान था, उन्होंने एक कामयाब वकील थे, घर बनवाया लक्ष्मी भवन, और वो अब भी है घर वहाँ पर। तो फ़िराक साहब का ताल्लुक़ वहाँ से था। यूपी के कायस्तों की ज़बान उस ज़माने में तहज़ीबी ज़बान उर्दू थी, बल्कि सच्ची बात यह है कि 1947 से पहले उर्दू मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास जो था हिंदुस्तान का, जिसको पवन कुमार वर्मा ने द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहा है, तो उसकी ज़बान उर्दू ही थी। उर्दू को तो हमने कहना चाहिए कि पाकिस्तानी बना दिया, मुसलमान बना दिया, हिंदू बना दिया, ये सब जो सिलसिला हमारे यहाँ चला, ये एक बहुत तकलीफ़देह बात है। लेकिन वाक़या यह है कि उर्दू उस ज़माने के तमाम महज़्ज़ब मिडिल क्लास लोगों की ज़बान थी, नॉर्थ इंडिया के, साउथ की नहीं, क्योंकि उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है। तो साउथ इंडिया के मुसलमानों में जो केरला में रहते हैं उनकी ज़बान मलयालम थी, जो बंगाल में रहते हैं उनकी बंगाली थी वगैरह। तो फ़िराक साहब के घर का ये कल्चर था। औरतें तो उनकी बिल्कुल वही टिपिकल जो कहना चाहिए हिंदू मिडिल क्लास होता है उस तरह से रहती थी, जिसका जिक्र रूप की रुबाइयों में बहुत आया है, उस तरह में अभी उस पर बात आएगी। जी जी। लेकिन उनकी शायरी का जो पूरा खमीर तैयार हुआ, ये उस ज़माने का जो हमारी सांझी विरासत है, मिली जुली तहज़ीब है, मुश्तरका तहज़ीब जो रही, गंगा जमनी तहज़ीब है, उससे उसका खमीर तैयार हुआ है। उनके एक खालाजाद भाई थे, ईश्वरी लाल गोहर उनका नाम था, वो भी शेर कहते थे। उस ख़ानदान में साहब शायरी का तो ऐसा रवाज है। अभी कुछ दिनों पहले फ़िराक साहब की एक भांजी नवासी कानपुर में प्रिंसिपल थी किसी कॉलेज की, वो हमारे घर आई हमसे मिलने के लिए। उनके घर के बच्चे भी हमें जानते हैं एक हद तक। तो वो आई तो उन्होंने, मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब मनानम मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली। अब मनानम फ़िराक साहब की एक ऐसी किताब है जिससे बहुत से उर्दू के तालिब इल्म भी वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन ये कि वो उनके ख़तों का मजमूआ है, कलेक्शन है, जिसका टाइटल फ़ारसी में है, मन आनम, मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ या मैं जो कुछ हूँ। तो जाहिर है कि उनकी जो बहन वो भांजी आई थी, वो भांजी नहीं बल्कि नवासी थी उनकी मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो आई थी, चंदन शायद नाम था उनका। उन्होंने मुझसे उसका जिक्र किया।
तो उस घर का पूरा कल्चर उर्दू का कल्चर था। और उस ज़माने में गोरखपुर तो एक बहुत अहम मरकज़ था। गोरखपुर बड़े शायरों का भी मरकज़ रहा है। रियाज खैराबादी वहाँ रहे थे। और गोरखपुर एक बड़ी बारौनक जगह थी, और ज़ाहिर है कि उस रौनक में जिन चीज़ों का दखल रहा होगा उसका अंदाज़ा कुछ आप इस शेर से भी लगा सकती हैं कि वो गलियाँ याद आती, रियाज का शेर है, वो गलियाँ याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो गोरखपुर एक अजीब गरीब शहर था, और फिराक साहब वहीं के रहने वाले थे। उनकी दोस्ती मजनू साहब से थी। शहीन साहब एक बार फिर सुना दें कि आप सेलफोन बहुत बदल रहे हैं, सुना नहीं आपका शेर जो अभी आपने। मैं साहब साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। और जाहिर है कि उसकी एक वजह ये टेलीफोन भी है जिसने मुझे ग्राहम बेल का बहुत मुखालिफ बना दिया। तो उसमें ये शेर ये था कि रियाज खैराबादी का वो गलियाँ याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। तो फिराक साहब उस गोरखपुर के रहने वाले थे, और जाहिर है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में जो तहज़ीब राइज थी वो उर्दू तहज़ीब ही थी एक हद तक। और मैंने जैसा बताया घर से बाहर की तहज़ीब, कायस्तों के यहाँ भी, कायस्त तो बहरहाल उनके यहाँ ज़्यादातर हर एक के नाम के साथ मुंशी जोड़ दिया जाता, मुंशी प्रेमचंद, समझ गया, मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर। तो ये मुंशी का लफ्ज़ जो था, या प्रेमचंद भी फिराक साहब के बहुत दोस्त थे। तो ये था, तो फिराक साहब को माहौल वो मिला। तालीम उन्होंने हासिल की कुछ कानपुर में, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी एम ए वो आगरा यूनिवर्सिटी के थे। तो आगरा इलाहाबाद में जो माहौल उनको मिला, आप देखिए वो माहौल भी बहुत मुख्तलिफ था। इलाहाबाद ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा तारीख़ी शहर है। मैं 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजारे हैं उसी शहर में, और ज़ाहिर है कि उन तमाम लोगों से पढ़ा है, इनमें फिराक साहब भी शामिल हैं, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, ये सब के सब बहरहाल एक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मरकज़ हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का था। उसका फिराक साहब पर बहुत असर पड़ा। देखिए हिंदी में भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू की कहानी हिंदी के बगैर पूरी नहीं होती, और हिंदी की कहानी उर्दू के बगैर कभी पूरी नहीं होगी। तो ये दोनों ज़बानें जब तक एक साथ आप उनको सीधे से ना लगाएं, आप उस कल्चर को समझ ही नहीं सकते जिनको ये दोनों किताबें जिनकी तर्जुमानी करती, दोनों ज़बानें जिनकी तर्जुमानी करती। तो अब हिंदी में वहाँ पर उस ज़माने में हरवंश राय बच्चन तो चले गए थे, लेकिन उनके अलावा वहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी, ईलाचंद जोशी थे, रामचंद्र टंडन थे, श्री कृष्ण दास थे, इन सबको हमारे यहाँ। और बाद में तो वो दौर भी मैंने देखा जब वहाँ अज्ञेय आ गए थे, और इसके अलावा त्रिलोचन वहाँ रहने लगे थे। तो बहुत कहना चाहिए कि कदीम हिंदी से लेकर के जदीद हिंदी तक एक पूरी तारीख़ वहाँ फैली हुई है। तो फिराक साहब को जो माहौल मिला वो ये था। इसीलिए फिराक साहब के यहाँ आप देखेंगे उर्दू भी एक नई तरह की मिलती है। ये वो उर्दू नहीं है जो फ़ारसी गज़ल की रवायत से हम तक पहुँची थी। ये उर्दू वो है जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, और जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने सीने से लगाया, और जिसने एक टर्म हिंदुत्व नहीं हिंदुस्तानियत, जो एक ज़्यादा पॉजिटिव और कहना चाहिए कि बड़ा टर्म है। हिंदुस्तानियत का मामला ये है कि पाकिस्तान के रहने वाले किश्वर बयां बैठी हुई हैं, उनके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद अस्करी साहब जो हमारे सबसे बड़े मॉडर्न क्रिटिक हैं, पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने एक कॉलम लिखा साक़ी में 1948 में, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि उर्दू ज़बान को हमने 1000 बरस की मुश्तरका तहज़ीब के ज़रिए मांझ कर बड़ा किया है, और उसको हिंदुस्तानियत दी है। हम इस हिंदुस्तानियत को अरबियत से या फ़ारसियत से नहीं बदलना चाहते। अरबी और फ़ारसियत हमारी दुश्मन नहीं। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये लफ्ज़ भी अरबी का है, कुर्सी जो मेरे सामने रखी हुई किताब ये लफ्ज़ भी अरबी का है, कलम मेरी जेब में है ये लफ्ज़ भी अरबी का है। तो ज़बानों के हम हर ज़बान के बारे में हमें कुशादा क़ल्ब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इस ज़बान की हिंदुस्तानियत वो चीज़ है जिसको मैं किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने कहा ये, और एक जुमला ये भी कहा था उन्होंने कि हिंदुस्तानियत की कीमत, उर्दू ज़बान की कीमत ताजमहल से भी कई गुना ज़्यादा है, इसलिए कि इसने एक तहजीब बनाई। तो फिराक साहब ने जिस इंडियननेस पर जोर दिया है वो ज़ाहिर इस पूरे कल्चर से आई। और देखिए आप उनकी रुबाई का जिक्र कर रहे थे, अब जो जिस तरह का उन्होंने एक सामने एक तस्वीर दिखाई है, और शायरों ने तो इस तरह से
उर्दू का इस्तेमाल किया ही नहीं। लहरों में खिला कमल नहाए जैसे, दोशीज़े सुबह गुनगुनाए जैसे, ये कोमल रूप का सुहानापन आह, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। तो ये एक ऐसा एक देखने को मिला उनकी शायरी में, जो कि आपने जैसा जिक्र किया कि जो हिंदुस्तानियत थी वो, और बहुत ही उनको तो विरासत में मिली। उन्होंने पढ़ा भी अपना, जाहिर बात है पढ़ा होगा। ये जो रुबाई आपने पढ़ी वो तो है, लेकिन पूरी किताब रूप की शक्ल में जी। हमारे सामने मौजूद है। और रूप की रुबाइयों में से देखिए, मसलन एक आध रुबाई मैंने नोट कर ली थी। आंसू भरे हुए वो नैना रस के, आंसू भरे हुए वो नैना रस के, साजन कब ऐ सखी थे अपने बस के। क्या बात है। आंसू भरे भरे वो नैना रस के, साजन कब ऐ सखी थे अपने बस के, ये चांदनी रात ये बिरह की पीड़ा, जिस तरह उलट गई वो नागन डस के। अब ये ज़बान आपको उर्दू की रवायत में कहाँ मिलती है? और उर्दू की रवायत में इसके अलावा भी देखिए और भी है जो उनकी 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 रुबाइयों में। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एक रुबाई उनकी ये है कि रंगत है कि घुंघरुओं की मध्यम झनकार, ये ट्रांसफ़र एक सेंस का दूसरे सेंस में, यानी साइट के सेंस को आप किस तरह से आप ऑडियो उसमें बना देते हैं। ओनोमेटोपिया, ये एक अजीब व गरीब खूबी है। रंगत है कि घुंघरुओं की मध्यम झनकार, सांवली रंगत, धीरे धीरे जब जैसे आप देखते हैं मध्यम झनकार, जो रंगत है कि घुंघरुओं की मध्यम झनकार, जोबन है कि पिछली रात बजता था सितार। अब देखिए राग मालकोस में जैसे कोई आलाप ले रहा हो। रंगत है कि घुंघरुओं की मध्यम झनकार, जोबन है कि पिछली रात बजता है सितार। बहुत खूब। ऐ जाने बहार नहीं, जोबन है कि पिछली रात बजता है सितार, खामोश फजाओं की रगें टूटती हैं, चटखाता है जब उंगलियां जवानी का खुमार। तो ये तो जो कैफियत आप बता रही हैं रूप की सारी रुबाइयों में, उनके दो मजमुए हैं, रूप और ऐ मादरे हिंद। रूप के रुबाइयों में हिंदुस्तान की घरेलू औरत, फिराक साहब के माशूक की भी एक खूबी ये है जो फ़ारसी शायरी का माशूक नहीं है, वो है घरेलू औरत। और जाहिर है कि फिराक साहब ने एक शेर कहा था इस पर, बहुत गैरमामूली शेर है उनका जो मुझे बहुत पसंद है, यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला। हाय हाय हाय, क्या बात है। यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला, न कोई नूर का पुतला न कोई महजबी। तो ये जो मोहब्बत का तस्वुर है जिसमें आप देखते हैं फ़ारसी गज़ल में जिसकी कमर इतनी पतली है कि नज़र ना आए, जिसकी आंखें ऐसी हैं कि इतनी बड़ी हैं कि और समंदर डूब जाए, उंगलियां इतनी अगर वाकई वैसी आंखें किसी की हों और वैसी उंगलियां हों तो आप देख के डर जाएंगे। लेकिन ये कि तस्वीर वही बनती है, चख्ताई की तस्वीरों में आप। तो फिराक साहब के यहाँ जो मिलता है रंग माशूक का भी, वो माशूक भी उनका एक घरेलू, बल्कि मुझसे एक बार बातचीत में मेरी बहुत सी उनकी बातचीत नशर हुई है, रिसाला फ़नून पाकिस्तान लाहौर से निकलता था, उसमें एक मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे जिस चीज़ ने तबाह किया वो मेरी शादी थी, बेजोड़ शादी, उसने मुझे तबाह कर डाला। और मैं तो चाहता था कि तुमने चंदर और तारा को देखा है, बस वैसी कोई औरत मेरी ज़िंदगी में। चंदर और तारा उनकी बहनों के नाम थे, दो बहनें उनकी, एक बहन चंदर और एक बहन तारा। तो कह ले वैसी तुमने उसी, एक ज़ाहिर है कि एक एवरेज आम हिंदुस्तानी शक्ल सूरत की। तो ये शेर जो है इसको इस पस मंज़र में देखिए कि यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला, न कोई नूर का पुतला न कोई महजबी। या फिर उन्होंने माशूक का जब जिक्र किया है अपने अशार में, तो जहाँ जहाँ उसकी तस्वीरें बनती हैं वो इसी किस्म की तस्वीरें बनती हैं। बिल्कुल नहीं, उनकी शायरी में एक जो जिस्मानियत है और एक जो हुस्न जमाल का जिक्र है वो बिल्कुल एक रोज़मर्रा का जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जिस्मानियत का मामला ये है, फ़िराक साहब एक जुमला अक्सर कहा करते थे। फ़िराक साहब इंडियन कल्चर के बहुत शहदाई थे और बहुत पॉजिटिव थे इंडियन कल्चर के सिलसिले में। एक जुमला वो ये कहते थे कि हिंदू घड़े में भी पूरी कायनात को देख लेता है, मिट्टी के एक घड़े में पूरी कायनात को देख लेता है। यानी गोया कि जो चीज़ें आपको विजुअल आप तजर्बे में आपके शामिल हैं, उन तजर्बों को हकीर समझना, ये समझना कि आप बड़ा वही है जो दिखाई न दे, ये ज़ाहिर है कि फ़िराक साहब के मिजाज से इसकी मुनासबत नहीं थी। तो फ़िराक साहब के यहाँ जो कहना चाहिए कि माशूक का जो श्रृंगार रस मिलता है औरत का, आप देखिए दो ये रुबाइयाँ मिसाल के तौर पर, जब तारों ने
जगमगाते मोती रोले, रूप की रुबाइयों से। जब तारों ने जगमगाते मोती रोले, जब जगमगाते नेज़े तोले, जब शबनम ने फलक से मोती रोले। जब तारों ने जगमगाते नेज़े तोले, जब शबनम ने फलक से मोती रोले। कुछ सोच के खलवत में बसत नाज उसने, अब अपने तख़य्युल से काम लीजिए। कुछ सोच के खलवत में बसत नाज उसने, नरम उंगलियों से बंद कबा के खोले। तो ये जो पूरी सेंसुअसनेस जो फ़िराक के यहाँ मिलती है, माशूक का ज़िक्र औरत का, तो रूह क्या चीज़ होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस्म क्या होता है वो तो आप सब के तजर्बे का हिस्सा है, मेरे तजर्बे का हिस्सा भी है। तो फ़िराक साहब के यहाँ जो कहना चाहिए कि जो तस्वीर मिलती है वो दुनिया की एक बहुत कॉन्क्रीट इमेजेस उनके यहाँ मिलती है। ये एक बहुत गैरमामूली खूबी है उनकी। तो फ़िराक साहब की ज़िंदगी में आपने जिक्र किया शादी, बेजोड़ शादी का, ऐसी कौन से ऐसे पड़ाव उनकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने फ़िराक साहब की शायरी पे अपनी गहरी छाप छोड़ी? उनको इस तरह की शायरी उनके से शेर आए कि आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फ़िराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो इस तरह की एक जो एक तारीख़ी कहना चाहिए वो जो देखिए, आदमी जो ज़िंदगी गुजारता है, जो दिखाई देती है, वही उसकी ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी का एक बहुत सा रंग वो भी होता है जो हमें आपको नज़र नहीं आता। तो फ़िराक साहब ने जो ज़िंदगी गुजारी, उनकी बेगम को भी मैंने देखा, फ़िराक साहब की बीवी को। तो क्या वाकई में तो ऐसी थी? एक नहीं, देखिए, अव्वल तो ये कि किसको किस नज़र से देखा जाए, ये हम आप। और फिर ये कि फ़िराक साहब के यहाँ तो मामला ये है कि उन्होंने कहानियाँ अपने बारे में ख़ुद बहुत सी बना ली। मिसाल के तौर पर अब ये कि एक आदमी, वो मुझसे कहते थे हमेशा बातचीत में के दौरान, उन्होंने एक आध बार कहा ये कि भाई मुझे एक ऐसी औरत से, उनका मिसरा भी है, मुझे ब्याह गया है एक ऐसी औरत से, हम एक दूसरे के वास्ते बने ही न थे और हमारे लिए नफ़रतों का आंगन कुंड बन गई दुनिया कि जैसे मैंने चबा ली हो कोई नाक फनी। ये उनकी नज़्म जो है जुगनू, उसमें इसका जिक्र किया है उन्होंने, अपनी शादी का, बेजोड़ शादी का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन ये कि फ़िराक साहब की बीवी एक आम हिंदुस्तानी औरत जैसे होती है, सीधी सादी, वैसी खातून थी और उनसे उनके बहरहाल 3 बच्चे पैदा हुए। भाई उनकी बड़ी बेटी अर्चना, दूसरी बेटी उनकी पुष्पा, जिसने इकनॉमिक्स में एमए में टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बाद में अर्चना मालूम नहीं अब हैं या नहीं है, लेकिन पुष्पा को मैंने देखा है, उसका इंतकाल हो गया एक गैस सिलेंडर के फट जाने से। और एक बेटा था उनका गोविंद सहाय, जिसकी जवानी में इंतकाल हो, उसकी भी लोगों ने कहानियाँ बना ली बहुत सी। इसलिए कि फ़िराक की जो बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं उनमें ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जो लोगों ने किस्से कहानियों की बुनियाद पर नकल कर दी हैं। लेकिन बाकी उनके घर की ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी थी। घर का अंदर का रहन सहन तो वही जैसे एक हिंदू घरानों में, कायस घरानों में गोश्त उनके यहाँ पकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि औरतें नहीं खाती थी। लेकिन ये कि मर्दों में जो बाहर का कल्चर था वो वही शेरवानी और चौड़े पायचे का पायजामा। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। जोड़ साहब को बाज़ लोगों ने, फ़िराक साहब के मामले में बाज़ लोगों ने ज़्यादती बहुत की है, जिससे मिसाल के तौर पर उनके पास शागिर्द भी शामिल रहे हैं। मसलन ज्ञानचंद जैन साहब भी उनके शागिर्द रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा डैमेजिंग मजमून फ़िराक साहब पर किसी ने नहीं लिखा उनके शागिर्दों में। और जिसमें सीधी सी बात ये थी कि फ़िराक साहब एक ख़ास रविश के आदमी थे और एक ख़ास कल्चर के आदमी थे। उससे मुझे याद है एक मरतबा एक साहब उनके यहाँ आए, बातें करते रहे। फ़िराक साहब ने कहा, आपने मेरा वक्त ख़राब किया, आपसे ज़्यादा ज़हीन तो मेरा माली है, आप जाएँ, मैं उससे बातें करूँगा। तो ये उनका एक तरीक़ा था बात करने का। अंग्रेज़ी में उनकी किताबों के एसेस के 3 मजमूए हैं। दीपा जी, ये एक अजीब ट्रेजेडी है कि फ़िराक साहब के पूरे काम से भी लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो एक तो ये है कि लोग सिर्फ समझते हैं कि भाई गज़ल के शायर थे या रुबाइयाँ कहीं हैं, उनकी नज़में लोगों ने नहीं पढ़ी। नज़मों का एक पूरा मजमूआ छपा है रूह कायनात के नाम से, मिशेल के नाम से उनका एक इंतखाब शुरू ही में छपा था, और नज़में उन्होंने बहुत सी कहीं। ज़ाहिर है कि ज़्यादा मुनासिबत उनको गज़ल से थी और गज़ल की शायरी ज़्यादा उन्होंने की, कोई 650 के करीब गज़लें हैं उनकी सब। लेकिन ये कि ये समझिए कि उस ज़माने में फ़िराक साहब का मामला ये था कि वहाँ, मैं क्या बात कह रहा था, शुरू कहाँ से हुई थी मैं भूल गया। जी, आप ये इसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो हाँ, डैमेज करने वाले मज़ामीन जो थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि एक तो ये था कि भाई फ़िराक साहब की ज़िंदगी नॉर्मल तो नहीं थी,
एक कहना चाहिए किसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती, हम आप फैसला कैसे हो सकता है। सबसे नॉर्मल वही हो जो मंटो का एक दीवाना तोबा टेक सिंह में दिखाई देता है, बाकी लोग पागल। वाकई मुझे तो कभी कोई शो होता है बाकी सब पागल थे, वही शायद नॉर्मल था, क्या बात है, तोबा टेक सिंह में रहने वाला। तो फिराक साहब की एबनॉर्मल होना जिसको कहा जाता है, भाई उनके लिए एक क्रिएटिव एक शक्ति हर आदमी के अंदर होती है। अब उसकी कहाँ से वो उठती है, उसकी कुंडली और कहाँ से क्या होता है, इसमें हम आप फैसला नहीं कर सकते। लेकिन फिराक साहब का मामला ये है कि आम इंसानों के लिए उनकी ज़िंदगी बहरहाल परेशान करने वाली थी। वो मुश्किल से समझ में आने वाले इंसान थे। और इसी लेकिन एक उन पर जो मज़ामीन लिखे गए किताबें, एक और किताब है मुश्ताक नकवी की, जो सईद नकवी हमारे मशहूर जर्नलिस्ट उनके कज़िन थे, और बड़ी और उनके किसी उन्होंने भी लिखी मान सिंह, जो वो उदयमान सिंह उनके भांजे सके, ये जमाइका में प्रोफेसर थे, और ये किताब तो भी 2 साल पहले छपी है। तो उदयमान सिंह साहब वो किताब उसका मुसव्वदा लेके मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई इसको मैं चाहता हूँ कि एक नज़र आप डाल लें। मैंने कहा ये ठीक है, देख लूँगा। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसमें कुछ बढ़ा दें कुछ घटा दें। मैंने कहा नहीं, ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, मेरे पास इसका वक्त नहीं है बिल्कुल। लेकिन आपकी किताब में मैं ये चाहता हूँ, मैंने जब देखा वो तो मैंने कहा इसके कुछ हिस्से आप निकाल दीजिए जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे। ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ये है कि उनकी मिसाल के तौर प्राइवेट लाइफ क्या थी फिराक साहब की। अव्वल तो ये कि प्राइवेट लाइफ में दाखिल होने का हक़ किसी को नहीं है, किसी की प्राइवेट लाइफ में, तावक्ते कि वो आपकी सोसाइटी पर असरअंदाज हो रही हो, आपको बिगाड़ रही हो, मोहल्ले में उसकी वजह से फसाद पैदा हो जाए, राइट शुरू हो जाए, वरना तो ये कुछ नहीं। तो उदयमान सिंह की किताब जो है वो छपी अभी, और मैंने उसको उनसे बहुत मना किया कि आप इसमें से कुछ लोगों का तस्करा निकाल दीजिए, कुछ लोगों के बारे में लिखा था, आप समझ गई होंगे अगर आपने पढ़ी। और मैंने कहा कि कुछ हिस्से निकाल दीजिए, वो नहीं। अच्छा किया आपने कि अपने आप को और वो नहीं माने। और चुनांचे वो किताब यहीं शायद रोली बुक से छपी है, किससे छपी है ये, हाँ, तो वो छप गई किताब। और उसके बाद जनाब तो ये रहा है फिराक साहब की प्राइवेट लाइफ अपनी एक थी जिसमें बहुत से ऊंच नीच है। वो कहते थे कभी कभी कि फिराक को कभी कभी अपनी सतह से नीचे उतरना पड़ता है। वो फिराक साहब को अपने बारे में ये भी गलतफहमी थी कि वो कोई बहुत बड़ी कहना चाहिए मेटाफिजिकल शख्सियत उनकी है, और वो अपनी सतह से नीचे आकर के बातें करते हैं और उसको आदमी तो। लेकिन ये कि अच्छा अपने बारे में सोचा करते थे वो। मुझसे ये भी एक शेर फिराक साहब का जो छपा नहीं है कहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ ये शेर, आप लोगों के लिए तोहफा है ये, कि रहे सुखन में बचा के नज़रें हर एक की मैं जिधर से गुज़रा, रहे सुखन में बचा के नज़रें हर एक की मैं जिधर से गुज़रा, सदा लगी हर तरफ से आने फिराक साहब, फिराक साहब। ये शेर छपा हुआ शेर नहीं है। और फिराक साहब के यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी उनकी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उनका एक नौकर था पन्ना। आप चूँकि पर्सनल लाइफ का जिक्र हो रहा है, पन्ना उनके साथ बहुत दिनों तक रहा। तो वो कभी कभी मुझे ख़त भी लिखता है। तो उसने मुझे लिखा एक मरतबा कि चाचा जी ये फिराक साहब का एक शेर है, ज़रा इसका मतलब बता दीजिए। चोबे खुश के सहरा हूँ लगा के आग मुझे काफ़िला रवाना हुआ। तो इसका मतलब तो उनके नौकर तक को ज़ौक़ पैदा हो गया था। लेकिन दिलचस्प बात यही कि फिराक साहब वो बात ही कहते थे कि माली से करूँगा। नहीं, फिराक साहब की आवाज़ तो आपने देखा कैसी कन्वर्सेशनलिस्ट कैसे थे। मुझे तो डॉक्टर जॉनसन के किस्से पढ़े हैं मैंने, तो वही याद आते हैं मुझे कि जब वो बात करते रहे होंगे तो लंदन के पब्स में क्या फ़ज़ा रही होगी, लोग अपनी कुर्सियाँ खींच के आ जाते होंगे। फिराक साहब का भी यही हाल था कि इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस में दोपहर में सीधे 1 बजे वो चल देते थे वहाँ के लिए। और वहाँ जाके जब वो बैठते थे तो सारे जजेस वकला जो भी वहाँ मौजूद हैं उस वक्त लोग बैठे हुए, वो अपनी अपनी कुर्सियाँ लेके उनके करीब आ जाते थे और उनकी बातें सुनते थे। तो बोलने का उनको शौक़ बहुत था। बोलने के बारे में एक बहुत अजीब जुमला, मैंने एक बार उनसे कहा कि आप कोई घंटे भर से बातें कर रहे हैं, आप थक चुके हैं। कहने भाई बातें कौन करता है, मैं तो दिमाग सांस लेता है। तो ये बातें करना गोया की है। तो ये उनका एक ख़ास फिराक साहब का स्टाइल स्टाइल उनका एक जो स्टाइल था, उनकी जो पर्सनालिटी थी। आपने कहीं कहा है कि उनको ज़रूरत थी एक बॉसवेल की जी, और मिले उनको इस तरह के तमाम। उन्होंने ये पन्ना का जिक्र पर मुझे याद आया कि पन्ना ने फिराक साहब का गुमान ये भी था कि उनकी आवाज़, मैं तो उनकी आवाज़ में गूंज बहुत थी हमारे दोस्त महिंद्रा की आवाज़ की तरह। और जब वो बोलते थे फिराक साहब तो कोई बोल नहीं सकता। मैंने अच्छों की ज़बान बंद होते हुए देखी। और फिराक साहब के घर से तकरीबन 500 गज पर इलाहाबाद का लक्ष्मी टाकीज़ है। तो वहाँ एक बार मैं उस चौराहे पर था
और फिराक साहब ने अपने नौकर को आवाज़ दी तो आवाज़ मैंने वहाँ सुनी थी, इतनी भारी आवाज़ थी उनकी, सुनो जब वो करके चिल्लाते थे। तो फिराक साहब को ये भी गुमान था कि आवाज़ बहुत अच्छी हो, कभी कभी अपने शेर तरन्नुम से पढ़ते थे। तो तरन्नुम से शेर पढ़ रहे, पन्ना भी बैठा सुन रहा था कि मेहमानों को गा गा के शेर सुना रहे हैं। तो बाद में वो जब सब चले गए मेहमान तो कहने लगा, साहब एक बात कहें आपसे, एक छोटी सी विनती है। तो कहा, फिराक साहब लुत्फ लेते थे आम लोगों की बातों में, कहने कहो क्या कहते, कहीं अभी ना आप गावत रहें, अभी आप गा रहे थे। जी जी। तो फिराक साहब ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? तो कहे, हमारा ब्याह है अगले महीने, हूँ चल के गाए थे। तो वो गोया के अच्छा। और फिराक साहब को न सिर्फ ये कि इस बात पर अच्छा मुझे हंसी आई, तो फिराक साहब ने न सिर्फ ये कि इस बात को सही समझे थे वो कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। एक बार मुझसे कहने लगे, भाई एक दिन कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ मैं तरन्नुम से अपने कुछ शेर पढ़ रहा था, तो रमेश ने मुझे बताया, जो उनके सेक्रेटरी थे, रमेश द्विवेदी, रमेश ने मुझे बताया कि बाहर बैठे हुए कुछ बच्चे सर हिला रहे थे झूम रहे, यानी गाने का ये था। तो ये एक उनकी ज़िंदगी तो एक अजीब व गरीब ज़िंदगी थी। उस पर तो एक पूरा एक कहना चाहिए कि किसी को, उन्होंने एक किताब लिखी खुद रमेश ने, हमने फिराक को देखा था। जी 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 जी। तो लेकिन ये कि वो ज़िंदगी बहुत अजीब थी और फिराक को सब ने कितना देखा है, किसकी नज़र में कौन से फिराक साहब आए हैं, ये बहुत मुश्किल है ज़िंदगी उनकी। मैंने उनको नेहरू जी के साथ भी देखा। नेहरू जी जो ज़माने में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, फिराक साहब उस ज़माने में अंडर सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, और प्रेस का काम इनके ज़िम्मे था। नेहरू जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया करते थे बराबर, और आनंद भवन पास में था बिल्कुल, बल्कि हमारे हॉस्टल से तो दिखाई देती थी उसकी, समझ लीजिए दीवारें एक तरह से। तो वो आते थे और फिराक साहब का उनका साथ रहा बराबर। और नेहरू जी भी उस ज़माने में इस तरह आते थे जैसे वाइस चांसलर आते थे महज़ब यूनिवर्सिटी में पहले, आज का जैसा बोले थे कि वाइस चांसलर ज़मींदार बना बैठा हुआ है। वहाँ तो कैफियत ये थी कि वो आते थे। और एक दिन तो मैंने नेहरू जी को रेस लगाते हुए देखा वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फील्ड में। वहाँ कुछ पुराने लोग थे और कुछ मजाक में ये होने लगा, तो वो ये सब, ये एक अजीब व गरीब कल्चर था। फिराक ने उस कल्चर में सांस ली। और जाहिर कि नेहरू जी से, मोतीलाल नेहरू से, विजयलक्ष्मी पंडित से, इंदिरा जी से, इंदिरा जब फिराक साहब बीमार थे, मरने से पहले यहाँ एम्स में जब एडमिट थे वो, तो 2 बार गई वो फिराक साहब को देखने के लिए। तो फिराक साहब का कल्चर तो ये था पूरा, और उसमें एक ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। ज़बान का कल्चर भी वही है जो उर्दू हिंदी से मिल करके जो ज़बान बनी है पूरी। तो आपने ये जिक्र किया उनका, नेहरू जी का साथ, कांग्रेस में उनका काम, तो इस तरह से वो जंग आज़ादी के साथ भी ज़ाहिर है जुड़े होंगे, वो वक्त था, वो दौर था। लेकिन उनकी शायरी में कहीं ये जो इनकलाबियत की शायरी है, जाहिर बात है कि उस दौर से गुजरे, लेकिन इनकलाबियत की शायरी उसमें दिखाई नहीं देती जिस तरह के उसी दौर के मसलन फैज़ साहब में है, या जो भी बाकी प्रोग्रेसिव राइटर्स उनके और जो शोरा थे उस वक्त पे जिन्होंने लिखा। बाद में आप कर लें। जी फरमाएं। इसलिए कि आप अभी उसी उसमें हैं, समझा पाएंगे हमको। वो उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, पहाड़। तुम जुदा होगे तो हो जाएगी ये रात पहाड़। रात की रात है जाओ कुछ रात का, और यादें अय्याम की पुरवाइयों धीमे धीमे, मीर की कोई गजल गाओ। हाँ, बहुत तो ये है कि ये तो उनके यहाँ था, लेकिन जिसको दर्जा देना है उसको दर्जा देने के लिए कोताही नहीं करते। नहीं, वो देखिए उनका मामला ये था कि फिराक साहब के यहाँ ज़बान को भी जिस तरीके से उन्होंने बरतने की कोशिश की है, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि ज़बान शायरी की वो होनी चाहिए जो बोलचाल की ज़बान। हाँ, इसमें कोई अच्छा, यही गर्चे उन्होंने जो शायरी की है उसमें फ़ारसी का असर बहुत है। बहुत सी गज़लें ऐसी हैं जिनमें बोलचाल की ज़बान, लेकिन किसी शायर की इनफरादियत जो कायम होती है उसके मुंतखब कलाम से हमेशा होती है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि असल फ़िराक हमें कहाँ दिखाई देता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर उनका एक मिसरा है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। उर्दू गज़ल की रवायत में आप कहीं नहीं मिल सकती इस तरह का कोई तजर्बा। मिसरा ये है, बुद्ध ने सच ही कहा था कभी सर्वम दुखा। बुद्ध ने सच ही कहा था कभी सर्वम दुखा। या अभी एक शेर में कहते हैं, जो अभी आप पढ़ रहे थे उससे मिलता जुलता शेर है कि अभी तो आए हो देखा नहीं है जी भर के,
अभी तो आए हो हो देखा नहीं है जी भर के, अभी तो जागते हैं घर, अभी यहाँ से न जाओ, अभी यहाँ से न जाओ, रदीफ है उसकी। घने दरख्तों के झुरमुट पे पड़ने वाली है कमंदे माहे मुनव्वर, अभी यहाँ से न जाओ। घने दरख्तों के झुरमुट पे पड़ने वाली, अभी तो जागते हैं घर यहाँ। तो इस तरह के तजर्बे तो फ़िराक़ साहब के यहाँ तो गज़लों में जैसे बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान। इसमें म्यूज़िकलिटी कितनी है, इसमें एक संगीत जो छुपा हुआ है इसके अंदर। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों को, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो ये और तो गज़लें, लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि उन्होंने आज़ादी का जिक्र बहुत किया है, उस स्ट्रगल का, जद्दोजहद का जिक्र भी बहुत किया है, लेकिन अपनी नज़मों में, ज़्यादातर नज़मों में है। नज़में उनकी कम लोगों ने पढ़ी हैं। अच्छा, उन्होंने तो उस ज़माने में अमेरिका पर एक बहुत सख्त नज़्म, नया अमरीकी डॉलरनामा के नाम से एक नज़्म कही थी, और बड़ी वैसी न, ये अब ये कि हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, इस तरह की बहुत सी नज़में उनकी जो हैं फ़िराक़ साहब की। और फ़िराक़ साहब ज़ाहिर है कि उर्दू वालों में जो एक आम कहना चाहिए कि नकचढ़ापन पाया जाता है कि साहब ये लफ्ज़ तो हमारी रवायत में से पूरी तरह हम आहंग, ये क्या चीज़ होती है? वही ज़बान ज़िंदगी के लिए बनाई जाती है, शायरी में ज़िंदगी को ज़ाहिर होना चाहिए। तो जो लफ्ज़ भी है फ़िराक़ साहब क्या, अब कौन लिखेगा हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते, ये भी किस गज़ल को लिखा होगा। लेकिन इस तरह की और गज़लें आपने पढ़ी होंगी उनकी, बहुत सी ऐसी गज़ल। पहली गज़ल जो उनकी मशहूर हुई थी, जिसके बारे में नियाज़ फ़तेहपुरी साहब ने मज़मून लिखा, यूपी का एक नौजवान हिंदू शायर। तो अव्वल तो ये कि उस वक्त वो नौजवान नहीं थे, फ़िराक़ साहब की उम्र उस वक्त 30 साल से ज़्यादा थी। और फ़िराक़ साहब का जो मज़मून, लेकिन ये कि फ़िराक़ साहब को रिकॉग्निशन कितनी देर से मिला। उनके ज़माने के शायरों में सोचिए आप कि फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर, यगाना, ये सब थे। इनमें ज़ाहिर है कि जो वो दो शायर जिन्होंने नई गज़ल की बुनियाद कायम करने में गैर मामूली रोल अदा किया, वो फ़िराक़ और यगाना है। और वो इसी वजह से कि वो अपनी रवायत की ज़बान से, रवायत के लहजे से, फ़ारसी गज़ल का जो हम पर गलबा था उससे निकलना चाहते थे। यगाना ने भी इस तरह के शेर कहे, ये किनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। तो ये ज़ाहिर है कि, और जबकि यगाना ने बहुत साफ़ सुथरी उर्दू में भी कहीं कहीं, फ़िराक़ साहब भी उन्हीं के कायल थे। बढ़ते बढ़ते अपनी हद से बढ़ चला दस्ते तलब, घटते घटते एक दिन दस्ते दुआ रह जाएगा। यगाना के शेर है। तो फ़िराक़ साहब ने खुद यगाना के बहुत कायल थे, लेकिन इन दोनों को तस्लीम करने में उर्दू वालों ने बहुत देर लगाई, और कुछ लोग तो अब भी तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये कि वही होता है कि जिस तरह उर्दू का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, तो फ़िराक़ की गज़ल का मामला भी, यगाना की गज़ल का मामला भी ये है कि नए शायरों में लोगों ने इनको पहचाना। अब देखिए, नासिर काज़मी जो नई गज़ल के बुनियाद गुजार हैं, उन्होंने फ़िराक़ से गहरा असर लिया। उनकी मौत के बाद एक छोटा सा मज़मून लिखा है डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने। उस मज़मून में ये लिखा है कि नासिर जब भी मिलता था, बात घूम फिर के कभी फ़िराक़ तक ज़रूर पहुँचती थी। अभी जब अपनी मरने से 2 महीने पहले वो मुझे मिला लाहौर की किसी सड़क पर, उसने फ़िराक़ की कोई बात नहीं की। तो मैं हैरान भी हुआ, और हम लोग फिर मैं अलग हो गए। इतने में नासिर ने मुड़ के मुझसे कहा, आफ्ताब साहब फ़िराक़ का एक शेर सुनते जाइए। और उस वक्त फिर उन्होंने जो शेर पढ़ा, वो शेर ये था, ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, होते हैं ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो ये शेर, अब इसको उर्दू की गज़ल का जो आशिक़ है, लहरा के पी गया, बल खा के पी गया, तौबा को तोड़ ताड़ के, वो तो इसको गज़ल नहीं मानेगा। वो तो कहेगा भाई ये इसमें शायरी क्या है, इसमें तो कोई लफ्ज़ का जदलियाती इस्तेमाल नहीं है, इस्तिआरा साजी नहीं है, कोई तरकीब ऐसी नहीं है, ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, इसमें क्या शायद। लेकिन फ़िराक़ के यहाँ खूबी तो यही है, मंजिल मंजिल दिल भटकेगा, आज तुम्ही ने रोका होता। तो ये शायरी ये है, तो बोलचाल की ज़बान को। लेकिन ये कि जो उन्होंने सियासी अशार कहे हैं, उनकी झलक गज़लों में तो कहीं कहीं है। गज़ल में तो जैसे वो मशहूर गज़ल है, शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, ये सुकूते शाम ये दिल की रगों का टूटना, सुबह होने तक किसी अंदाज की बातें करो, कुछ कफ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फ़ज़ा कुछ हसरते परवाज़ की बातें करो। तो गज़लों में भी इस तरह के कहीं कहीं
शेर कहे हैं फिराक साहब बहुत ही नाजुक ख्याल के साथ, ने, लेकिन नज़मों में ज़्यादा। नज़्मों में ज़्यादा। और शायरी में फिराक साहब बुनियादी तौर पर इश्किया शायर थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इश्क की शायरी में उसका जो है हिज्र और वस्ल के मामलात क्या है, माशूक क्या है, आशिक क्या है। फिराक के यहाँ आशिक भी वो आशिक नहीं है जो उसमें होता है, क्या कहते हैं, फ़ारसी की गज़ल में। फिराक के यहाँ आशिक वो है जो मोहब्बत करता भी हो, जिसे मोहब्बत मिलती भी है। अब यानी माशूक भी उसका जालिम नहीं होता हमेशा, हमें कभी कभी वो उस पर बहरहाल उससे मोहब्बत। तो ये सारी चीज़ें फिराक के यहाँ आई हैं। तो फिराक तो वैसे बुनियादी तौर पर इश्किया शायर। खैर, हमने तो बेवफाई, तुमने तो बेवफाई नहीं, की। इस हमसे तरह क्या की हो सका मोहब्बत में, में। खैर तुमने तो बेवफाई की। चुप हो गए तेरे रोने वाले, दुनिया का ख्याल आ गया। अब ये क्या एक बात लहजा, है, हाँ। ये जो कौलो करार है, क्या है? शक है या एतबार है, क्या है? इस तरह की जो शायरी आप सही आपने इजहार किया कि इसको कोई शायरी माने या ना माने, लेकिन है ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत। नमस्कार साहब, मेरा नाम कपिल जैन है। एक पता नहीं ये सही है बात या गलत है कि ऐसा सुनने में आया कि महात्मा गांधी साहब ने फिराक साहब को स्पॉइल्ड जीनियस कहा एक समय। पता नहीं ये कितनी ग्राउंड इसकी रियलिटी है। नहीं, ये जुमला गांधी जी से लोगों ने जोड़ दिया है। गांधी जी के साथ फिराक साहब रहे, सेवाग्राम में भी रहे, लेकिन ये कि फिराक साहब के बारे में ये जुमला कि ही इज़ एन स्पॉइल्ड जीनियस, ये जुमला लोगों ने गढ़ लिया है। फिराक साहब की आदत एक ये थी, कभी कभी कोई अच्छा जुमला उनके दिमाग में आता था तो वो कहते थे भाई ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, ये करते थे, ये वो कहा करते थे। बल्कि एक बार तो मैंने ये वाकया भी देखा कि फिराक साहब ने किसी का कोई अपना कोई जुमला किसी बड़े आदमी के नाम से। मुसीबत हमारी ये है कि हम भी तो गुलाम ज़हन लेके पैदा हुए हैं ना, कि जब फिराक साहब कह रहे हैं तो नहीं मानेंगे, ऑस्कर वाइल्ड ने कह दिया तो मान लेंगे। तो ये होता था कभी कभी कि एक जुमला फिराक साहब ने कहा तो बल्कि उनके छोटे भाई प्रोफेसर वाई साहब, वो भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, यदुपति साहब, 3 भाई थे, श्रीपत साहब, यदुपति साहब और रघुपति साहब। तो वाई साहब ने कहा कि भैया ये बात कहाँ किसने कही है? तो कहा अरे भाई फलां किताब में, मैंने कहने वो किताब इत्तफाक से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी लेके आता हूँ, बगल ही में रहते थे वो। तो फिराक साहब ने कहा अरे भाई बैठो, ऐसी बातों का कोई सबूत दिया जाता है। ये भी था एक मामला। तो वो गढ़ के बहुत सी बातें। दूसरी बात साहब, मेरी गुस्ताखी की माफ़ी दीजिएगा कि जैसे आपने कहा बड़ा रहमदिल माशूक उनका रहा होगा, तो जैसे कहना मेरी नज़रें ऐसे काफिरों का जान और ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। तो वो इतने स्ट्रॉन्ग टाइटल क्यों दे देते थे? काफिर जैसा टाइटल उन्होंने इतने रहमदिल माशूक को क्यों दिया? काफिर तो रहमदिल होते ही है, इसमें कौन सी बुराई? इसमें किसने कह दिया कि काफिर जो होता है जालिम होता है? ये तो आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो देखिए, और फिराक साहब तो काफिर को नहीं, पहचान और लेते फिर थे, कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान उनका एक बहुत मशहूर शेर है राही मासूम रज़ा का कि इसी अंदाज़ तकल्लुम को गज़ल कहते हैं, ज़िंदगी जिसको समझिए उसे कातिल कहिए। तो ये अगर आप किसी को काफिर कहने के माने ये हैं कि वो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए या अज़मत के लिए, तो कहने के बाद कुफ्र और ईमान के वो माने नहीं हैं शायरी में जो हमारे। आप देखिए कितना मजाक उड़ाया है लोगों ने उन लोगों का जो बड़े वाइज और जाहिद और मोमिन। तो ये तो प्रोटेस्ट है हर तरह। शायरी जो है, देखिए, एक मेरा ख्याल ये है कि अगर दुनिया में शायरी पढ़ने का रवाज थोड़ा सा आम हो जाए तो ये तशद्दुद, दहशतगर्दी कम हो जाएगी। क्या बात है। और ये सूरत हाल आप कभी किसी शख्स ने जिसने अभी अभी एक नज़्म पढ़ी है, वो किसी बच्चे की जान तो नहीं ले सकता। वो कोई ब्लास्ट तो नहीं करेगा कि 50 आदमी एक साथ मर जाएं जैसे परसों कराची में हुआ। तो ये कहने के माने ये कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनके बारे में अस्करी साहब ने लिखा था कि कल कला को पाकिस्तान में अगर मौलवियों का राज हो जाए तो ये अपने हाथ से दीवाने हाफिज जलाएंगे। तो ये आपके यहाँ भी यही, हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ वो तारीख पढ़ाई जाने की कोशिश हर दौर में बहरहाल होता रहा है ये सब, कि जिससे जो आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, आपको एक ख़ास तरह का इंसान बनाती है। तो ये जो है ये बहुत ही अफसोस और तकलीफ की बात है। लेकिन ये नहीं जी। और सवालात? फैज़ साहब से काफ़ी दोस्ती थी, उस रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, फैज़ साहब से
फ़राक साहब के फैज़ साहब पाकिस्तान के शायरों में सबसे ज़्यादा जो दोस्ती हुई उनकी वो जोश से थी। जोश, और जोश लेकिन जोश तो यहीं लेकिन जोश यहाँ रहकर यहाँ से चले गए थे। बाद में गए तो बहुत लेकिन ये कि जोश साहब सबसे बड़े दोस्त थे उनके। और जोश साहब के जो उन्होंने एक बात पे एक रुबाई भी कही, एक रात फ़राक साहब से लड़ाई हो गई जोश साहब की, तो फ़राक साहब ने उस पर ये कहा था, एक रात की झकझक बक बक सब कुछ और 8 बरस की दोस्ती कुछ भी नहीं। उस रुबाई में जोशी साहब का जिक्र है। फ़राक साहब और उनका फैज़ का मामला ये है, फैज़ मेरे तो बहुत ही महबूब शायर हैं वो, लेकिन फैज़ की इनफरादियत का और अज़मत का एतराफ़ सबसे पहले फ़राक ने किया। सबसे पहले फ़राक उर्दू की इश्किया शायरी जो फ़राक साहब की किताबें उर्दू में तो दो तीन किताबों के नाम से वाकिफ़ हैं, जैसे उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू गज़ल गोई, अंदाज़े जो उनके मज़ामीन का मजमुआ है, एक मजमुआ और है उससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, वो हाशी है उसका नाम है। लेकिन इसके अलावा अंग्रेज़ी में उनकी किताबों के कुछ नाम मैं यूँ बता रहा हूँ, तालिब इल्म बहुत बैठे हुए हैं यहाँ, नौजवानों से मेरा खिताब ज़्यादा रहता है, तो उसमें मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में उनकी किताबों में रीडिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस नहीं पढ़ी लोगों ने आमतौर पर। हिंदी में एक किताब है उर्दू भाषा और साहित्य, जो यूपी के भाषा विकास डिपार्टमेंट यहीं से छपी थी, वो किताब हिंदी में छपी थी। एक और किताब है द मिस्टेक ऑफ हिंदी, इनमें वो मज़ामीन जमा किए गए हैं जो 1963-64 में हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने लिखे थे ज़बान पर, द मिस्टेक ऑफ हिंदी, द मिस्टेक ऑफ हिंदी अगेन, माई एंटी हिंदीज़म, ये सारी। अच्छा, एंड इससे अब ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि वो हिंदी, वो तो बहुत कायल थे हिंदी के, लेकिन हिंदी में उनके महबूब शायर सब भक्ति काल के, वो इस ज़बान के कायल थे जो पंत ने लिखी है, महादेवी जी ने लिखी, वो शायरी की ज़बान शायद है भी नहीं। और इसीलिए इन लोगों के मुकाबले में फैज़ को, फ़राक को ज़्यादा मकबूलियत मिली हिंदी के इन शायरों के। उनकी शायरी आप बात करते करते नहीं पढ़ सकते, किस तरीके से। ये तो अशोक वाजपेयी ने एक बार मेरे सामने कहा, जितनी संस्कृत आमेज ज़बान है वो ज़ाहिर है कि शायरी में याद रखना उसका पढ़ना मुमकिन नहीं है। बहुत आसान। तो फ़राक साहब का यहाँ ये रहा है, और उनकी ज़बान, ये जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो ज़ाहिर है कि बहुत कहना चाहिए कि उसमें तो रवादारी और ये सारा जिस तरह मैसेज दिया जाता है इस तरीके से मिलता है। उसके 2 तहजीबें मिलती हैं, और दुनिया की 2 बड़ी तहजीबें, एक मुस्लिम तहजीब, इस्लामी तहजीब में उसको नहीं कहता, जिससे कि हिंदुस्तान की मुस्लिम तहजीब, भाई उस मुस्लिम तहजीब का हिस्सा दीपा जी हमारी मौसीकी है, हमारी मुसव्विरी है। और हमारी मौसीकी में मियाँ तानसेन से लेकर के उस्ताद अमीर खां तक जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुसलमान मौसीक़ारों, इन सब चीज़ों की तरबियत देनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। शायरी सिर्फ यानी मुसलमान हम तो पहचानने लगे कि भाई दहशतगर्दी और तालिबान और ये वो, लेकिन आप सोचिए कि हिंदुस्तानी मुसव्विरी की पूरी रवायत, उस्ताद मंसूर, ये सब के साथ हमारे ज़माने तक मकबूल फ़िदा हुसैन, तैयब मेहता, ये ग़ुलाम मोहम्मद शेख, रज़ा साहब जिनका जश्न होने वाला है मार्च के महीने में, समझिए कि ये भी हमारी रवायत का हिस्सा है। और ये सारी चीज़ें मिल करके शायरी का एक पूरा पस मंज़र तैयार करती हैं फ़राक की। तो फ़राक के यहाँ जो कल्चर मिलता है पूरा, और वो कल्चर सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं, वो खाना पीना उठना बैठना, खुद फ़राक साहब शेरवानी पहनते थे, पैजामा पहनते थे, मुसलमान तो नहीं हो गए थे खाने में, बल्कि उन्होंने एक मरतबा, तो मुझे याद है एक मरतबा उन्होंने किसी को डांटा किसी बात पर, तो कहने लगे भाई खाना खाने का तरीक़ा अब तक आप वो है, और देखिए खाना खाने का सलीक़ा तो मुसलमान अगर गोश्त बड़े का गोश्त भी लेके आता है तो सलीक़े से पेश करता है, और ये वगैरह वगैरह ये सब था उनके यहाँ, एक कल्चर फ़राक साहब के यहाँ था इन चीज़ों में। नहीं, और जिनसे उनके जो अंग्रेजी वो लोग इतना उन्होंने पढ़ा, इंग्लिश ही वेंट थ्रू सो मच ऑफ इंग्लिश रीडिंग, ही हैड सो मच ऑफ इम्पैक्ट। देखिए फ़राक साहब के यहाँ 3 रवायतें मिलती हैं बुनियादी तौर पर। पहली रवायत तो ज़ाहिर हिंदुस्तान, कदीम हिंदुस्तान की रवायत, कालिदास, अमरू, और फिर उसके बाद ये ख़ास तौर भक्ति काल की शायरी, मीरा, सुर, तुलसी, और ये उनकी नज़मों में आप देखेंगे एक नज़म है उनकी छोटी सी जिसका नाम है तराना इश्क। तराना इश्क की बहर जो है वो आप देखिए क्या है। मिसाल के तौर पर उस नज़म का कुछ मिसरे मैंने उसके नोट किए थे। इरशाद जलवा चमके उजरी मछरिया, रन चमके तलवार, सफ़ा मोरे सैया की पगड़िया, सिसिया पे बिंदी हमार। क्या बात। एक उसी नज़म में कहते हैं एक जलवे गुल बुलबुल को बहुत है, शम्मा को गिरिए शाम। जलवे गुल बुलबुल को बहुत है, शम्मा को गिरिए शाम।
बाद बहारी गुल को बहुत है मुझको तेरा नाम। बिजली चमके काली घटा में जाम में आतशे सर्द, बिजली चमके काली घटा में जाम में आतशे सर्द, चमके राख जोगी की जटा में मुझ में तेरा दर्द। अब ये देखिए कि इसका पूरा आहंग जो है, आपको भक्त नरोत्तम दास आज याद नहीं आते कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जानी को आई बसई के ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी और पाया उपाना की नहीं साहब। मुझे तो पूरी नज़्म याद है, मैं नहीं उसको वक्त नहीं अपना आपका ज़ाया करना चाहता, लेकिन ये कि ये जो ज़बान है पूरी, इसका आहंग जो है पूरा फ़िराक का, इसको उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते जब तक आपने हिंदी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और हिंदी शायरी की पुरानी रवायत, भक्ति काल की रवायत, यानी सूर, तुलसी, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, इन लोगों को जब तक आपने न समझा हो। तो ये थी पूरी। और अंग्रेज़ी का मामला, हाँ माफ़ कीजिएगा, वो ये था कि फ़िराक साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और फ़िराक साहब ने समझिए कि उनका जो फेवरेट पीरियड जो रहा है वो रोमांटिक्स का रहा है, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, ये उनका वो ज़माना। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 3 रवायतों का संगम उनकी शायरी है। शायद ये एक अजीब सिम्बॉलिज़म पैदा हो गई, गंगा, जमुना और सरस्वती जो दिखाई नहीं देती, तो ये रवायतें उनके यहाँ रहीं। लेकिन फ़िराक साहब इसके कायल थे और फ़िराक साहब ने ये बात भी कही अपनी तमाम तर देश प्रेम और हिंदुस्तानियत के बावजूद, वो कहते थे कि यूरोप का मॉडर्न लिटरेचर जो है उसके मुकाबले में हमारा लिटरेचर घटिया है। वो ये कहते थे और इसको मानते भी थे। चुनांचे अगर हम आज ये कहने लगें कि उस ज़माने में हमारे यहाँ सब कुछ था और हमने यूरोप से कुछ नहीं लिया, तो ये हमारी अपनी जहालत है। इस मामले में कुछ लतीफ़े, एक लतीफ़ा भी आपको सुनाऊं कि एक बार तो एक साहब ने कहा, जैसे चला हुआ है सिलसिला कि भाई हमारे यहाँ ये भी था, हमारे यहाँ हवाई जहाज़ भी था, हमारे यहाँ सर्जरी भी थी, उस ज़माने में हुआ करती थी और वगैरह वगैरह। तो फ़िराक साहब से एक साहब ने कहा कि साहब हमारा घर बन रहा था तो उसकी खुदाई जब हुई तो अंदर से कॉपर वायर निकला उसके, तो कोई एक वायरलेस का एक पूरा सिस्टम भी कदीम हिंदुस्तान में था। तो फ़िराक साहब ने कहा कि साहब मेरे घर की जब बन रहा था, खुदाई हो रही थी, तो उस बुनियाद में कुछ नहीं निकला, तो उससे ये साबित होता कि वायरलेस भी था। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो ही हैड ए रैशनल माइंड, एक रैशनल जहन वो रखते थे और तारीख़ की रोशनी में चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। अंग्रेज़ी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा फ़िराक साहब ने। फ़िराक साहब मेटाफिज़िकल पोइट्स के बहुत कायल थे और रोमांटिक पोइट्स के बहुत कायल थे। और कभी कभी वो कहते थे कि साहब 17 साल के लौंडे ने जो शायरी कर दी, कीट्स की तरफ इशारा था। हमारे यहाँ बड़ी हमारे यहाँ तबीयत में मुबालगा बहुत है। चुनांचे हमारे यहाँ मजाज के बारे में किसी ने कह दिया कि साहब मजाज के बारे में अभी कल मैंने कहीं पढ़ा कि साहब वो कीट्स से बड़ा शायर था, हमने उसको नहीं। तो बड़ा छोटा ये सब फैसले इस तरह नहीं किए। जैसे आगा हशर को हमने शेक्सपियर बना दिया। भाई शेक्सपियर का जो मर्तबा है और शेक्सपियर, उसका नाम तो आदमी को बहुत एहतराम से लेना चाहिए। और आगा हशर काश्मीरी बिलाशुबा हमारी रवायत के बड़े मोहतरम लोगों में थे। पारसी थिएटर के बाद उन्होंने जिस तरह पहुँचा, शायर भी बहुत अच्छे थे वो, लेकिन कि शेक्सपियर तो नहीं थे वो, वरना दुनिया में उनका नाम कभी कोई ये कहे कि शेक्सपियर को कि वो हमारे यहाँ का आगा हशर इंग्लिस्तान का, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो फ़िराक साहब ने अंग्रेज़ी से बहुत सीखा और अंग्रेज़ी का बहुत जिक्र भी किया है उन्होंने। उनके अशार में भी देखिए उसकी झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक शेर है उनका कि एक उतरता हुआ ख्वाब सीमी, चांद से चांदनी का सफ़र है। ये एक बड़ी लंबी गज़ल है उनकी, 12 रातों के नाम से ये गज़ल छपी थी और इसमें तकरीबन 175 शेर हैं। तो उसमें ये शेर है, उसी में एक शेर ये भी है, शहर गम के मज़ाफ़ात हैं ये सबर्स, दीज आर द सबर्स ऑफ द सिटी ऑफ सॉरो। शहर गम के मज़ाफ़ात हैं ये, बस कहीं पास ही मेरा घर है। ये तो लेकिन ये कि ये अंग्रेज़ी का असर है। ज़मी से ता महो अंजुम सुकूत के मीनार, स्याह पेड़ हैं अब आप अपनी परछाई, ज़मी से ता महो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करें एक अथाह गुमशुदगी, एक आदमी है कि इतना दुखी है दुनिया में, उसी में है करीब चांद के मंडला रही है एक चिड़िया, भंवर में नूर के करवट से जैसे नाव चले, कि जैसे सीने शायर में कोई ख्वाब पले, वो ख्वाब सांचे में जिसके नई हयात डले, वो ख्वाब जिससे पुराना निज़ाम गम बदले, कहाँ से आती है मदमालती लता के लपट, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियाँ छिड़काएँ, कि जैसे सैकड़ों बंदेवियों ने झूले पर अदाए ख़ास से एक साथ बाल खोल दिए। इसमें यूरोप, वहाँ की अंग्रेज़ी की रोमानी शायरी, हिंदुस्तान की कदीम शायरी, कालिदास से लेकर के गोया कि जो आप पढ़ते हैं
जो सराबा मिलता है उसकी लोगों ने कदर नहीं की, समझा नहीं। हमारे यहाँ एक और शायर पैदा हुआ जिसने इस रवायत को तरक्की देने की कोशिश की। हम फैज़ का राशिद का जिक्र बहुत करते हैं, 2012 में उसकी भी जन्म शताब्दी थी, मीरा जी की, कहीं कोई शोर नहीं। लेकिन इसने गैर मामूली शायर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, जिसकी गज़लों में नज़मों में जो पूरा एक निज़ाम मिलता है, कायनात को समझने की जो कोशिश मिलती है, वो आलमी शायरी था, उसका जिक्र हम नहीं करते। फारूकी साहब ने जो मुश्ताक अहमद मुश्ताक से कमज़ोर शायर करार दिया फिराक गोरखपुरी को, आप भी बड़े नक्काल हैं, ज़रा इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। नहीं, उस पर मैं कोई गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता कि फारूकी साहब यहाँ अवेलेबल हैं, आते रहते हैं और रेख्ता में भी आते रहते हैं। आपके आए तो पूछ लीजिएगा उनसे। ये आखिरी सवाल सर, एक जी हाँ, एक बात मैं सुन इन्होंने कहा गुले नगमा जी पर जो उनको ज्ञानपीठ वाला अवार्ड मिला था, शायद उसकी तरफ इशारा था, ज्ञानपीठ अवार्ड की तरफ। देखिए वो तो अजीब वो है कि इत्तफाक से मेरे पास ये फिराक साहब का एक नंबर है और जो फिराक साहब ही ने मुझे दिया था और उनके दस्तखत भी देखिए यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए 5 अगस्त 1965। ये मैं दिखा दूं एक बार इस तरह ये से दिखाई यहाँ से दिखाई नहीं देगा। और इसमें मैंने फिराक साहब के बारे में जितने मजमून लिखे गए, कब लिखे गए, उनका हाफजा अजीब था, हर एक का सन लिखा हुआ है। फिराक साहब से पूछ के मैंने लिखा था, हर एक का सन लिखा हुआ है और सारी ये मेरे लिए एक बहुत दिलचस्प तोहफा है फिराक साहब का। तो गुले नगमा का मामला ये है कि गुले नगमा जब उनको मिला था, ये इंतखाब तो ज्ञानपीठ वालों ने उनसे तैयार कराया था, उनकी गज़लों का इंतखाब पूरा एक तैयार किया गया। भाई 600 तकरीबन 630 के करीब गज़लें हैं उनकी, नज़में हैं, रुबाइयों के 2 कलेक्शंस हैं, तो सारे तो उसका एक इंतखाब तो बनना ही था। तो गुले नगमा उसका एक इंतखाब है जो फिराक साहब ने अप्रूव किया था और उस पर मिला था। ज्ञानपीठ जो अवार्ड मिला फिराक साहब को, उर्दू में पहला ज्ञानपीठ था वो जी, साहित्य अकादमी अवार्ड। इस पर तो गुले नगमा पर साहित्य अकादमी मिला था जी हाँ। लेकिन जब ज्ञानपीठ उनको मिला फिराक साहब को, तो फिराक साहब का उसका भी लतीफ़ा बहुत दिलचस्प है कि वहाँ जब उनको इनाम दिया गया और 1 लाख 1.5 लाख का चेक मिला था उस वक्त उनको, उन्होंने चेक को हिफाजत से रखने के ख्याल से, अब सर्दियाँ थीं, अपनी शेरवानी खोली, अंदर एक बंडी पहने, उसके बटन खोले, फिर अपने कुर्ते की जेब में रखा। थोड़ी देर के बाद उनको वहम हुआ कि मैंने कहीं वो चेक गिरा तो नहीं दिया। तो उन्होंने अपने बगल में अपने सेक्रेटरी साहब वही रमेश से पूछा कि रमेश वो चेक मैंने कहाँ रख दिया? तो रमेश ने कहा कि आपने अपनी जेब में रखा होगा। कहने भाई देख लूँ। और उसके बाद पहले उन्होंने पूरे मजमा बैठा हुआ है, उसके सामने शेरवानी उतारी उन्होंने, रखी, फिर बंडी उतारी उन्होंने, उसके बाद चेक निकाल के देखा, पढ़ा, कहने हाँ ठीक है। और उसके तो ये वो था। तो हनफी साहब, माइक दे दे, आपको माइक, आप तक माइक पहुंचा दें। शुक्रिया। जिस मकान का आपने जिक्र किया 8/4 बैंक रोड इलाहाबाद, मेरा ताल्लुक इलाहाबाद से ही है। मेरे छोटे भाई प्रोफेसर अनवार सिद्दीकी साहब उस मकान में रहते थे। मैं वहाँ जाने का मुझे खुशकिस्मती हुई। जो मकान में आपने जिक्र किया वो रहते थे फिराक साहब, 8/4 बैंक रोड। उस घर का जिक्र फिराक साहब ने अपनी एक नज़्म में भी किया है। उस नज़्म में उन्होंने कहा है ये सरनिगू हैं सरे शाख फूल गुड़हल के। अब गुड़हल का लफ्ज़ कहाँ आपकी शायरी में पढ़े, उर्दू में तो नहीं आएगा कहीं ना। ये सरनिगू नज़्म में शायद आ जाए। ये सरनिगू हैं सरे शाख फूल गुड़हल के कि जैसे बेबुझे अंगारे ठंडे पड़ जाएं। तो ये उसी घर का जिक्र है। और जहाँ वो उन्होंने हनफी साहब जी, अभिषेक श्रीवास्तव सर, अली सरदार जाफरी ने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी जिन पे बहुत सारे उर्दू शायरों को उन्होंने कवर किया था। मुझे थोड़ा सा लगा, जोश को कवर किया, मजाज को कवर किया और मजाज की तमाम चीज़ों के बावजूद उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। जो फ़िराक के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी मुझे लगी कि उनका गुस्सैल, थोड़ा लगता है कि बहुत गुस्सैल हैं और तंज़ को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं किसी भी चीज़ को। जोश के साथ उनकी लड़ाई हो गई जिसमें वो हमेशा लगते हैं कि जोश को बेवजह उन्होंने टारगेट कर लिया। तो आप इस बारे में क्या आपका? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फ़िराक साहब एज ए पर्सन वो क्या थे, इंसान के तौर पर, उसमें हर एक के तजुर्बे अलग अलग हैं और तरह तरह की बातें। लेकिन उनके गुस्से का हाल मैं आपको सुनाऊँ। एक साहब फ़िराक साहब के पास तकरीबन रोज़ाना आया करते थे जिनका नाम ओनियाल साहब था।
औनिया, ये आवाज़ पहुंच रही मेरी? औनियाल साहब, एक साहब उनके पास रोज़ आया करते थे और इलाहाबाद के रहने वाले एक ज्वेलर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उस ख़ानदान के लोगों ने औनियाल साहब की सियासत से बचने के लिए उनको एक पेंशन दे दी थी 10-20 हज़ार रुपये। वो दिल्ली में रहने लगे थे, आते थे और यहाँ नेहरू जी के पास और कहाँ कहाँ वक्त गुजारते थे अपना। तो फ़िराक साहब के पास जब भी मिलने आते, सियासी बात करते, उसमें बीच में झगड़ा ज़रूर होता था और बाद में होता ये था कि पूरे घर में एक आवाज़ गूंजती थी, चले जाइए, निकल जाइए, दूर हो जाइए, आप घामड़ हैं, ये सुनाई देता था। अच्छा, औनियाल साहब जो थे वो उठते थे, उठते थे और चलते वक्त कहते थे, फ़िराक साहब आज तो हम किसी एक इस बात पर सहमत नहीं हो सके, कल फिर बात होगी। तो फ़िराक साहब, हाँ भाई कल फिर बात होगी, कल आना। तो ये मामला गुस्सा इस तरह का था। प्रोफेसर साहब ने अपने ख़यालों से, अपने तसव्वुरात से और अपनी खूबसूरत याददाश्त से इतनी खूबसूरत रुबाइयाँ, शायरी, शेर सुनाए, उससे हम सबको नवाजा। अब देखिए, ये पहली को रोशन किया। पहली गज़ल का, बस उसी पर मैं गुफ्तगू अपनी ख़त्म करूँगा। पहली गज़ल जिसका नियाज़ साहब ने जिक्र किया था, वो गज़ल जिसमें कहा था कि यूपी का एक नौजवान हिंदू शायर, वो गज़ल पढ़ना मैं भूल गया था। जी, इरशाद। उस गज़ल से फ़िराक साहब को दरअसल उर्दू वालों ने थोड़ा सा तस्लीम करना शुरू किया। ज़ाहिर है कि बहुत देर में उनको एक तस्लीम किया गया, लेकिन गज़ल क्या थी? पहली गज़ल जो फ़िराक साहब की मशहूर हुई, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत, सलमान साहब शेर सुनिएगा, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। नासिर काज़मी ने इसी से माखूज़ है उनका वो शेर कि वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ़ भी चला गया, लेकिन फ़िराक पहले कह चुके थे। और देखिए उनका तमाम खस्तगियो मांदगी है आलम हिज्र, थके थके से ये तारे, थकी थकी सी ये रात। तो ये फ़िराक के अशार का तो एक अगर इंतखाब, ज़ाहिर है कि किसी भी शायर की अज़मत उसके इंतखाब ही से ज़ाहिर होती है। बकवास फ़िराक साहब ने बहुत की है और इसके अलावा हमारे बड़े से बड़े शायर ने, ख़राब शेर गालिब ने भी कहे हैं, मीर साहब ने भी कहे हैं, सब ने कहे हैं, लेकिन ये कि फ़िराक की अपनी इनफरादियत जो है वो गैर मामूली है और हमारे ज़माने की गज़ल के लिए बिलाशुबहा फ़िराक ने रास्ता बनाया। बस एक बहुत छोटा सा वाक़या और उसके साथ हम ये बातचीत को अंजाम देंगे जी। और बस वो ये है कि लोग कहते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई में फ़िराक साहब को खुद देखा या उनसे रूबरू रहे? चंद ही लोग हैं, लेकिन उनमें से हम भी एक हैं। हम 8वीं 9वीं जमात में पढ़ते थे, हमारे वालिद साहब ने लखनऊ में मुशायरा था, अम्मी से बहुत इसरार करके कहा कि नहीं बच्चों को ले जाएंगे। उन्होंने कहा इम्तिहान का दौर है, ये कोई तरीका है इस वक्त पे उनको? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि इम्तिहान तो अगले साल भी आएगा, फ़िराक साहब पता नहीं अगले साल आए ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको ले जाया जाए। और हम उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हैं वाकई में खुद। फ़िराक साहब ने हम लोग के सामने ये शेर पढ़ा कि आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब ये ख्याल आएगा उनको, जब ये ध्यान आएगा उनको, तुमने फ़िराक को देखा था। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का खात्मा फ़िराक साहब के शेर पर हो, तो 2-3 शेर उनके पढ़ के बस आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल उनकी ये है कि आवाज़ मेरी गेसुए शब खोल रही है, आवाज़ मेरी गेसुए शब खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। क्या बात। छिड़ते ही गज़ल नहीं, बढ़ते चले रात के साए वगैरह, उसमें ये मालूम है सैराब ये सरचश्म ये हैवां, मालूम है सैराब ये सरचश्म ये हैवां, बस तश्ना लबी तश्ना लबी तश्ना लबी है। हम लोग अभी जिक्र तेरा कर ही रहे थे, हम लोग अभी जिक्र तेरा कर ही रहे थे, ऐ गेसुए शबरंग तेरी उम्र बड़ी है। बहरहाल ये कि ये एक ऐसी आवाज़ थी जो उर्दू शायरी में अब दोबारा कब पैदा होगी नहीं मालूम। किस खूबसूरत मकाम पे ले जाके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गुफ्तगू पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया।